नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। भारत में ओबेसिटी और स्लीप एपनिया के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इसी की वजह से बढ़ रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के मामले। मोटापा हार्ट की हेल्थ को बिगाड़ने में बड़ा रोल निभाता है और इसी की वजह से होता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज और डिसलिपिडीमिया। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बढ़ने में स्लीप एपनिया जिम्मेदार होता है। आज हम अपने इस खास शो में इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर ओबेसिटी, स्लीप एपनिया और हार्ट हेल्थ में क्या संबंध है। इस शो के जरिए हम लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे ताकि वो एक स्वस्थ जीवन जी सकें। ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कृष्णा कुमार सानी, एमडी इंटरनल मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी, टेंडर पाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर मलिक मोहम्मद अजहरुद्दीन, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, जेएन मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इंडिया। डॉक्टर नीरज कुमार, एमडी, डीएम कार्डियोलॉजी, मेहर पॉलीक्लिनिक, आगरा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर कृष्णा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ओबेसिटी यानी मोटापा हार्ट फेलियर के लिए कितना बड़ा खतरा माना जाता है? ओवरवेट जो होती है वो हम बीएमआई से नापते हैं। मतलब ओवरवेट जो होती है, मोटापा ज़्यादा होती है तो ओवरवेट वो होती है। हमारे इंडियन गाइडलाइंस के मुताबिक उसकी अलग क्राइटेरिया है, यूरोपियन गाइडलाइंस के मुताबिक उसकी अलग क्राइटेरिया है। ओवरवेट जो होती है सो ये देखा गया है जो ओवरवेट के कारण लगभग 11% मेल्स में और 14% फीमेल्स में ये हार्ट फेलियर के कारण बनती है। ये हार्ट फेलियर ही नहीं बल्कि ओवरवेट जो होती है सो हार्ट रिलेटेड और भी बीमारियों को बढ़ावा देती है, जैसे कि हो गया शुगर हो गई, बीपी हो गई, लिपिड प्रोफाइल हो गई जो जिसे हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं। एक बीमारी है जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कॉज करती है, जो मोटापे लोगों में ज़्यादा मिलती है। ये सब चीज़ों को बढ़ावा देती है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्ट रिलेटेड कंडीशंस को कॉज करती है। डॉक्टर मलिक, ये बताइए, स्लीप एपनिया होता क्या है और ये हार्ट डिजीज से कैसे लिंक्ड है? स्लीप एपनिया एक नींद की बीमारी है, आप कह सकते हैं। इसमें होता यह है कि जब इंसान सोता है तो उसके गर्दन की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और गर्दन की एक्सेस चर्बी जो है सांस का रास्ता रोक लेती है। रात में सोते वक्त बीच बीच में उससे ऑक्सीजन कम हो जाता है मरीज का, क्योंकि सांस का रास्ता टोटली रुक जाता है। फिर मरीज की नींद खुल जाती है और वो मांसपेशियां थोड़ी उसकी वापस टाइट हो जाती है, टोन वापस आ जाती है और सांस का रास्ता खुल जाता है। फिर मरीज दोबारा सो जाता है। जब फिर से गहरी नींद में पहुंचता है, मांसपेशियां फिर से ढीली हो जाती हैं, फिर से नींद रुक जाती है, टूट जाती है। तो ऐसे रात भर नींद टूटते हुए रहती है, तो नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और जब सांस का रास्ता रुकता है तो खर्राटे आते हैं। तो इस प्रोसेस से बार बार ऑक्सीजन कम होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, हार्ट पे जोर पड़ता है। और दिन के टाइम पे, क्योंकि रात में नींद अच्छी पूरी नहीं हुई होती है, तो दिन भर नींद आना और थकान रहना, लैक ऑफ एनर्जी रहना, ये काफी कॉमन है। कुछ लोग जैसे किसी से बात करते करते सो गए, तो दिन में ज्यादा नींद आना ज्यादा इंडिकेट करता है कि ये ज्यादा सीरियस बीमारी है। तो टीवी देखते देखते सो जाना तो बहुत आम है, अखबार पढ़ते पढ़ते सो जाना भी कॉमन है, लेकिन किसी से बात करते करते अगर आप सो जा रहे हैं तो ये इस बात का अंदेशा देता है कि काफी सीरियस लेवल ऑफ स्लीप एपनिया से के शिकार हैं। डॉक्टर नीरज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मोटापे से ग्रसित लोगों में स्लीप एपनिया कितना आम होता है और ये हार्ट हेल्थ के लिए कितना बड़ा कंसर्न है? मोटापे से ग्रस्त लोगों में स्लीप एपनिया बहुत कॉमन है मैम। और स्लीप एपनिया का इंसिडेंस जैसे जैसे मोटापा का इंसिडेंस बढ़ता है, सीवियरिटी बढ़ता है, वैसे वैसे स्लीप एपनिया का इंसिडेंस भी बढ़ता जाता है। एक डाटा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया 90% ओबीज लोगों में ही होता है और जिनका बीएमआई मोर देन 50 है उनमें 50% से ज़्यादा इंसिडेंस है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का। सो यू कैन से कि जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उसमें से ऑलमोस्ट ऑलवेज ओबीज होंगे, पर जो ओबीज है उनमें से सबको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर इसके साथ में जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है में उनको द इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर का इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है। और हार्ट फेलियर के इंसिडेंस बढ़ने का एक कारण तो ये भी है कि उनका डायबिटीज बहुत बढ़ा रहता है, बीपी बहुत बढ़ जाता है, इसलिए भी ये इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है। तो इन तीनों को मिला करके द ओवरऑल इंसिडेंस ऑफ हार्ट फेलियर इज drastically increased with the incidence of
ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो हमें जब हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है तो हमें सबसे बड़ा फोकस करना होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को ठीक किया जाए, ताकि हम इसको हार्ट फेलियर को मैनेज कर सकें। डॉक्टर कृष्णा, क्या स्लीप एपनिया सीधे तौर पर हार्ट फेलियर का कारण बन सकता है? डेफिनेटली स्लीप एपनिया, मैं पहले ही बोला हूँ, जो स्लीप एपनिया ज़्यादातर मोटापे लोगों में पाई जाती है। इसमें क्या होती है, जो रात के सोते समय इनडायरेक्टली और कुछ लिमिटेड अमाउंट पीरियड तक सांस रुकती है उसमें, ये मोटापे के कारण से होती है। इसमें हाइपोक्सिया कॉज करते हैं, ये हाइपोक्सिया कॉज करते हैं, इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया कॉज करते हैं। तो ये जो है ये हार्ट फेलियर के कारण एक बनता है। मतलब इसमें क्या होती है, ये एक और इसके कारण है जो हाइपरटेंशन ये कॉज करती है। हाइपरटेंशन में क्या होती है, जो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, ब्लड को फोर्स पंप आउट करने के लिए। तो उसमें क्या होती है, जो हार्ट के चैम्बर्स लार्ज हो जाते हैं, हार्ट की मसल्स थिकन ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये एक हार्ट फेलियर का कारण बन जाती है आगे चल के। ये सब चीज़ों को अगर सही समय पे नहीं रोका जाए तो आगे चल के एक हार्ट फेलियर कॉज करते हैं, डेफिनेटली कॉज करते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में एक थेरेपी है जो कि सीपैप कहते हैं हम लोग, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी कहते हैं उसको। इस थेरेपी से बहुत हद तक हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर मलिक, ये बताइए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का अर्ली डायग्नोसिस होना कितना इंपॉर्टेंट है और इसे कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? जैसा कि पहले सवाल में बताया, स्लीप एपनिया के कुछ सिम्टम्स, कुछ इससे जो तकलीफें पैदा होती हैं, तो अर्ली डिटेक्शन के लिए ये हमें जानना है कि किन मरीजों को होने का ज़्यादा चांस है, ज़्यादा संभावना है। तो जिन लोगों का वजन ज़्यादा है उनको ज़्यादा संभावना होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के शिकार होने की। जिन लोगों को दिन में ज़्यादा नींद आती है, रात में खर्राटे आते हैं, उनको ज़्यादा चांस है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने का। और कुछ लोगों को गर्दन की बनावट की वजह से, जिनकी गर्दन थोड़ी छोटी होती है या जबड़ा पीछे की तरफ होता है, उन लोगों को बहुत ज्यादा मोटे ना होने पर भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ बहुत मोटे इंसानों को या जिनके गर्दन में बहुत ज्यादा चर्बी जमा है उन्हीं को स्लीप एपनिया हो। गर्दे और जबड़े और जबान की बनावट की वजह से कुछ पतले दुबले इंसानों को भी स्लीप एपनिया हो सकता है। तो अगर आपको रात में खर्राटे आते हैं, दिन में बहुत ज्यादा थकान रहती है, अक्सर नींद आती है, किसी से बात करते करते भी सो जाते हैं, तो इसको पकड़ने के लिए एक स्लीप स्टडी होती है, मतलब नींद की जांच। उसमें कुछ मशीनें लगा करके आपको सुलाया जाता है। या तो इस चीज के लिए आप अस्पताल आ सकते हैं, बहुत सारे आजकल ऑलमोस्ट हर शहर में स्लीप स्टडी हो जाती है, जिससे ये बीमारी पकड़ में आ जाती है। अब तो ज्यादातर शहरों में ये भी सुविधा है कि घर में जाकर के मशीनें लगा दी जाती हैं, आपके घर में ही स्लीप स्टडी हो जाती है। स्लीप स्टडी घर में करने का फायदा यह है कि आप अपने नेचुरल सराउंडिंग में होते हैं, वहां नींद ना आने के बाकी हिंड्रेंसेस, बाकी तकलीफें नहीं होती हैं। अस्पताल में कई बार अक्सर लोगों को रात भर नींद ही नहीं आई तो स्लीप स्टडी अच्छी हो नहीं पाती है। तो इसका जांच बहुत आसान है, इसमें कोई ना सुई लगनी है ना कुछ होनी है। आप जैसे रोजाना सोते हैं वैसे ही सोना है, बस साथ में ईसीजी और ऑक्सीजन सैचुरेशन के और कुछ ईईजी मॉनिटर्स होते हैं, वो लगा के आपको सुलाया जाता है और रात भर की डाटा के बेसिस पे आपकी स्लीप एपनिया की बीमारी है या नहीं है वो पकड़ में आ जाती है। डॉक्टर नीरज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्लीप एपनिया को मैनेज करके अपने हार्ट को कैसे तंदुरुस्त रखा जा सकता है? जैसे अभी हमने पहले कहा मैम कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो होता है वो डायबिटीज के इंसिडेंस को बढ़ाता है, बीपी के ब्लड प्रेशर के इंसिडेंस को बढ़ाता है और हार्ट फेलियर के इंसिडेंस को तो बहुत ही इंक्रीज कर देता है। एक रफ एस्टिमेट्स था कि विथ से कि each 5 increase in BMI, the incidence of hypertension increases 3 times and the increase of diabetes increases by 3 times. So, और the incidence of heart failure जो होता है वो लगभग 9 times increase कर जाता है मैम। So, अगर हम obstructive sleep apnea को मैनेज कर सके तो ये जो इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और हार्ट फेलियर है, ये तीनों ही बहुत घट जाना। अगर हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को मैनेज कर लें तो 40% ऑफ द पेशेंट जो कि प्रीवियसली हार्ट फेलियर में थे वो हार्ट फेलियर की कैटेगरी से बाहर निकल सकते हैं। उनमें 20-30% पेशेंट्स में डायबिटीज का इंसिडेंस या तो बहुत कम हो जाता है या बहुत सीवियरिटी बहुत घट जाती है या वो नॉन डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, या जो बीपी का इंसिडेंस है ब्लड प्रेशर का वो भी
या तो खत्म हो जाता है या बहुत उनकी जो सीवेरिटी है वो बहुत कम हो जाती है। कुछ जो रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो मेजर ऑफ गोल होता है वो होता है कि किसी तरह से उनका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कम कर दिया जाए, तो वो रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन से नॉर्मल हाइपरटेंसिव पेशेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कुछ पेशेंट्स तो जो हाइपरटेंसिव होते हैं वो नॉन हाइपरटेंसिव हो जाते हैं बाय डूइंग दी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मैनेज करने से। डॉक्टर कृष्णा, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया और हार्ट डिजीज में इन्फ्लेमेशन का कितना बड़ा रोल होता है? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो स्लीप एपनिया और पहली बात तो ओबेसिटी में क्या होती है, जो कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं जो मोटापा, जो चर्बी जमा होती है उस पर जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं उसमें इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं ये लोग। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, दूसरी चीज़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में जो इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया होती है रात के दौरान, उसमें भी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। ये सब जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है, जो कि ओबेसिटी में हो गया, ओएसए में हो, ये सब क्या करती है, जो हार्ट के नसों को, जो आर्टरीज होती है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, जो एंडोथेलियम, उसका डिस्फंक्शन होती है, उसमें ये जो लाइनिंग होती है उसको तोड़ती है ये, जो कि एक आगे चलकर वहाँ प्लाक फॉर्म होने का चांसेस बनाती है। डॉक्टर मलिक, स्लीप एपनिया और ओबेसिटी का जल्दी पता लगाकर हम हार्ट की बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, इस बारे में बताइए। स्लीप एपनिया से आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपकी नींद खराब होती है, दिन में थकान रहती है, एनर्जी कम लगती है, आपके साथी की भी नींद खराब होती है खर्राटे की वजह से। लेकिन ये मियर न्यूसेंस नहीं है, इससे सीरियस हेल्थ नुकसान है। स्लीप एपनिया जिनको होता है उसमें मोटापे का रोल है, मोटापे की वजह से स्लीप एपनिया होता है। लेकिन स्लीप एपनिया की वजह से मोटापा और बढ़ने लगता है क्योंकि दिन में आप थके रहते हैं, एनर्जी कम लगती है, सुस्ती रहती है, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। इनसे ब्लड प्रेशर की भी तकलीफ बढ़ती है। स्लीप एपनिया और ओबेसिटी, मोटापे से हार्ट फेलियर का भी चांस बढ़ता है। हार्ट फेलियर एक बीमारी होती है जिसमें आपका दिल आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून नहीं पहुंचा पा रहा है, या उसे ऐसा करने के लिए थोड़ा ज्यादा प्रेशर पे काम करना पड़ता है, उससे फेफड़े में पानी भरने का रिस्क रहता है। फेफड़े की नसों का प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिसको पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन कहते हैं। जैसे कि शरीर में खून ले जाने वाली नसों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसको नॉर्मल हाइपरटेंशन कहते हैं, वैसे ही फेफड़ों की नसें की प्रेशर बढ़ता है, उसको पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन कहते हैं। वो भी लॉन्ग टर्म में एक जानलेवा बीमारी है। तो स्लीप एपनिया से हार्ट अटैक का भी रिस्क बढ़ता है। तो ना सिर्फ ये एक मियर न्यूसेंस है, इससे बहुत सीरियस बीमारियों का चांस बढ़ जाता है और एक बीमारी की सीरियसनेस से दूसरी बीमारी की सीरियसनेस और बढ़ती चली जाती है। इसका डिटेक्शन जैसे हमने बताया बहुत आसान है, इसका इलाज भी उतना ही आसान है। एक सिंपल मास्क लगा करके आपको सोना होता है और उससे काफी तकलीफ में आराम होता है। डॉक्टर नीरज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या वजन को कम करके स्लीप एपनिया की परेशानी कम की जा सकती है और हार्ट पर उसके इम्पैक्ट को भी कम किया जा सकता है क्या? वजन कम कर स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट में मैम सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वजन आपको रिड्यूस करना है। वजन रिड्यूस होने से स्लीप एपनिया का इंसिडेंस ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स में रिड्यूस होने लगते हैं। द सीवेरिटी भी रिड्यूस हो जाता है एंड इंसिडेंस भी रिड्यूस हो जाता है। बल्कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का, उसमें वेट रिडक्शन ही हमारा गोल होता है, either by surgical means or by medical means or by giving the lifestyle modification। सबसे जो इम्पोर्टेंट इनिशियल वे ऑफ मैनेजमेंट होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का, वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना। और जैसे रेगुलर अपने वॉकिंग एक्सरसाइज करना, साथ में डाइटरी मॉडिफिकेशन लेना, सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करना, डे टाइम स्लीप को अवॉइड करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं मैम। इन सब को मैनेज करने के बाद ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इंसिडेंस घटने लगता है। और जब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इंसिडेंस घट जाता है तो डायबिटिक, हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर का इंसिडेंस भी ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इन सब का इंसिडेंस घट जाता है। और ये सब जो डायबिटिक या हाइपरटेंशन जो है वो हार्ट फेलियर को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह से हार्ट फेलियर का इंसिडेंस भी बहुत घट जाता है। डॉक्टर कृष्णा, अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें ताकि मोटापा कंट्रोल रहे, नींद अच्छी ले सकें और हार्ट डिजीज से बच सकें? देखिए, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम बिना दवाइयों के भी ठीक कर, इस सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मतलब ठीक क्या, बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज़ जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ठीक है, जो हमारी जो रोज़ दौरे की लाइफस्टाइल है उसमें हम कुछ हद तक कंट्रोल करें तो ये सब चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं।
लाइफस्टाइल में जैसे कि हुआ सुबह का मॉर्निंग एक्सरसाइज लगभग 150 मिनट्स पर वीक, एक सप्ते में लगभग 150 मिनट्स तक अगर हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है जो आप सुबह ही करें या शाम को करें, दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है जो हर रोज़ आप 30 मिनट कंटिन्यूसली करें, इंटरमिटेंट ब्रेक्स पे भी आप ये कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है बहुत हद तक इस चीज़ों को कंट्रोल कर सकती हैं। दूसरा चीज़ खान-पान। खान-पान सबसे बहुत मुख्य कारण है आजकल के लोगों में जो कि ये मोटापा कॉज़ कर रहे हैं और इस तरह की हार्ट डिज़ीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। खान-पान में जैसे कि जंक फूड्स हो गए, ये सबसे मेन कारण है आज के बच्चों में ये मोटापा कॉज़ होना। मतलब जंक फूड्स को अवॉइड करें, हेल्दी डाइट खाएँ, जितना फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं आप वो लें। उसके बाद जो हमारी जो लोगों की जो एडिक्शंस होते हैं जैसे कि अल्कोहल को कंजम्पशन को बिल्कुल मिनिमाइज़ करें। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाती है ऐसे कंडीशंस में। स्मोकिंग को आप तुरंत छोड़ दें। ये सब चीज़ें जो है सो बहुत हद तक इस चीज़ों को मिनिमाइज़ करने में हमें कंट्रोल कर सकती है। दूसरी चीज़ जो मोटापा भी एक बहुत बड़ी कारण है जो ये सब चीज़ें कॉज़ करती है। मोटापा को कंट्रोल करने के लिए बस वही है जो फिजिकल एक्सरसाइज आप जितनी कर सकें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, जिम करें, खान-पान से आप मोटापा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें जो है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करके हार्ट रिलेटेड कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी चीज़, एक और चीज़ मैं इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, जो आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत बड़ी फैक्टर्स है। हालाँकि वो हम खुद मतलब उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल तो कर सकते हैं। ये सब स्ट्रेस होना, उसके बाद फिर नॉर्मल स्लीप, जो रात की जो स्लीप होती है, ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है सोने के लिए। और स्लीप पैटर्न भी ऐसी होनी चाहिए जो हर रात को, अगर आप रोज़ रात को 10 बजे सोते हैं तो एक नॉर्मल एक शेड्यूल में रहना चाहिए जहाँ 10-11 बजे तक सो जाएँ, सुबह 6-7 बजे तक उठें। प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है इस सब चीज़ों में। मतलब ये सब चीज़ों को कुछ हद तक अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करें तो ये सब चीज़ों को करते हुए हम हार्ट रिलेटेड कंडीशंस को बहुत हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। डॉक्टर मलिक, ये बताइए, अपनी नींद की परेशानी को कम करने के लिए क्या कोई हाउस होल्ड रेमेडीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? बेशक मैक्सिमम जो लॉन्ग टर्म इलाज है इसका, स्लीप एपनिया का, उसमें होम रेमेडीज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पे आता है हेल्दी डाइट लेना, जिससे आपका वजन कंट्रोल में रहे। हाई फाइबर डाइट लेना, कार्बोहाइड्रेट्स, अनाज वाली चीजें कम रखना। आप अपनी कैलोरी काउंटिंग करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी आपकी बॉडी वेट और एक्टिविटी लेवल के हिसाब से एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा ना खाएं। फूड को एज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट ना यूज करें। बहुत सारे लोगों की आदत है, जब आप उदास हैं, परेशान हैं, तो आप खाना खा रहे हैं। या फिर हिंदुस्तान में एक कल्चर है कि भाई खाने का वक्त हो गया, चलो खाना खा लो। आपको भूख लगी है नहीं लगी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सबको अम्मा ने इतना खाना खिलाया होता है कि एक ट्यून है, तो खाना उतना ही खाएं जितना जरूरत है। भरपेट खाना ना खाएं तो बेहतर है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, चलना फिरना है। जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही वेट कम होगा, उतना ही एपनिया कम होगा, उतना एक्सरसाइज करना और आसान होता जाएगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वेट मॉनिटरिंग, वेट कंट्रोल, डाइटरी प्रिकॉशंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जिंदगी भर करना है। इसके अलावा स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं स्लीप हाइजीन। इसमें यह है कि आप बिस्तर को सिर्फ नींद के लिए इस्तेमाल करें। अनफॉर्चुनेटली आजकल भीड़ भाड़, इतनी बिजी जिंदगी है कि लोग अपना काम घर ले आते हैं और बिस्तर पर बैठ के लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं। रात भर आप बिस्तर पे नींद के अलावा बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो उससे बिस्तर का और नींद का जो रिलेशनशिप है, जो कंडीशनल रिफ्लेक्स बन जाता है कि आप बिस्तर पे गए, आपका माइंड ट्रेन्ड है कि अब सोने का टाइम हो गया है, वो ब्रेक हो जाता है। तो उसको करने के लिए बिस्तर पे सिर्फ सोएं और कुछ ना करें, या अगर हो सके तो बेडरूम में ही सिर्फ सोने जाएं और कुछ ना काम करें। बट कई बार स्पेस क्राइसिस की वजह से घर में इतने कमरे नहीं है, तो अगर आपको बेडरूम में काम करना है तो एक सेपरेट टेबल चेयर पे बैठ के करें और बिस्तर पे सोने के अलावा और काम ना करें। टाइम से सोएं, टाइम से उठें। किसी भी वजह से बहुत देर रात तक जगना, फिर बहुत देर से उठना, अक्सर लोगों की हैबिट होती है कि चलो कल तो छुट्टी है तो देर से उठते हैं। तो अगर आपको स्लीप की प्रॉब्लम है तो स्लीप वेक साइकिल को रेगुलर रखेंगे तो उससे स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होगी और आपको ओवरऑल नेक्स्ट डे ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस होगा, तो आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे।
डॉक्टर नीरज, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए मेडिसिनल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं क्या? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट्स अवेलेबल है मैम। मेडिकल मैनेजमेंट जो स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहला हमारा जो गोल होता है मैम, वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। मतलब जो मैनेजमेंट का जो सबसे गोल है वो स्टार्ट होता है कि रिड्यूसिंग द वेट एंड देन साइमल्टेनियसली वी हैव टू डू अदर थिंग्स। जो वेट रिडक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो है कि हमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, जैसे रेगुलर वॉकिंग, एक्सरसाइज, सम फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स को रोकना। इसके साथ फिर हम कुछ मेडिसिन भी देते हैं जो वेट रिडक्शन में मदद करते हैं, जैसे कुछ मेटफॉर्मिन आता है, फिर कुछ कुछ और ड्रग्स भी आते हैं जो हमारा ये SGLT2 इनहिबिटर्स होते हैं। ये सब वेट रिडक्शन में मदद करते हैं मैम, और साथ में हार्ट फेलियर में भी मदद करते हैं। इसके अलावा फिर जब अगर पेशेंट्स का वेट डिपेंड करता है किस कैटेगरी का वेट ओबेसिटी है, अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है तो फिर हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल होता है मैम। सर्जिकल ऑप्शंस में बहुत तरह के सर्जरी होते हैं जिसके थ्रू हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वेट को और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया दोनों को ही मैनेज कर सकते हैं। सो यह सर्जिकल ऑप्शन भी अवेलेबल है एंड मेडिकल ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के होते हैं उनको मेडिकली मैनेज किया जा सकता है। फिर एक मशीन आती है जिसको बाईपैप मशीन कहते हैं मैम। हम लोग अगर नाइट्स में वो लगाते हैं पेशेंट्स को तो उससे उनका स्लीप का क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाता है और इससे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी इंसिडेंस भी बहुत घट जाता है। तो ये सब कुछ मेडिकल मैनेजमेंट्स हैं मैम, और कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट भी है। सर्जिकल मैनेजमेंट हम तभी स्टार्ट करते हैं जब मेडिकल मैनेजमेंट से रिस्पॉन्ड करने की स्थिति नहीं रह जाती, या मेडिकल मैनेजमेंट ट्राई करने के बाद भी पेशेंट को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए। मोटापा और नींद न आने की शिकायत वाकई दिल की कई बीमारियों को न्योता दे सकती है, लेकिन लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। आज हमारे डॉक्टर्स के पैनल ने इसके बारे में कई अहम जानकारियां दी और उम्मीद है हमारे दर्शक उन्हें अपनी जीवन शैली में अपनाकर दिल की बीमारियों से दूर रह सकेंगे। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना ही।